चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया है ना? चलिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम लोगों ने कल टेस्ट आप लोगों ने दिया था, उसी के जो क्वेश्चंस हैं उन सबको हमको थोड़ा डिस्कस करना है ना? जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का जितने भी क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन थे, है ना? उन सबको बारी बारी हम लोग डिस्कस करेंगे। इन सब का क्या मतलब, क्या होता है, इनका आंसर क्या है, थोड़ा उसको हम सॉल्व करेंगे। ये 50 क्वेश्चन था। सबसे उससे पहले सभी परीक्षार्थियों को सरस्वती दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा अर्चना वंदना होती है ना? तो मेरी यही उम्मीद है, यही कामना है कि माता सरस्वती आप सभी परीक्षार्थियों के या विद्यार्थियों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, है ना? तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। आज के दिन बसंत पंचमी, साथ ही साथ हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानी, है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है या जयंती है ना? आज ही के दिन उनका अवतरण हुआ था। उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा। उड़ीसा में कटक नामक गांव में हुआ था, 23 जनवरी 1897 ईस्वी को। ठीक है ना? तो हमारे भारत देश को आज़ाद कराने में उनका महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने उन्होंने आईसीएस की परीक्षा इंग्लैंड में, आईसीएस इंडियन या भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा प्राप्त करने के बाद शिक्षा नहीं तो आईसीएस इंग्लैंड में आईसीएस की परीक्षा को पास करने के बाद भारत में आए। उन्होंने यहाँ की दुर्दशा को देखा, भारत की दैनिक स्थिति को देखा, तो उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। कहाँ पर की थी आजाद हिंद फौज की स्थापना? कहाँ पर हुई थी? हैं? सिंगापुर में हुई थी। यह जर्मनी और जापान के नेतृत्व में हुई थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना जर्मनी और जापान के नेतृत्व में यहाँ के सिपाहियों को हुई। तो बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद गांधी जी के विचारों से मतभेद हो गया था। उन्होंने कहा, गांधी जी के विचार क्या थे? अहिंसा परमो धर्म, शांतिपूर्वक स्वतंत्रता की लड़ाई। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो थे, गरम दल के नेता थे, उन्होंने उनके मतभेद से उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तब उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। उनका मकसद था कि अंग्रेजों को बलपूर्वक भारत से भगाने का, है ना? अंग्रेजों को बलपूर्वक भारत से भगाने के लिए उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। उनका प्रसिद्ध नारा था, उन्होंने जय हिंद की नारा दिया था, है ना? जय हिंद का नारा उन्होंने ही दिया था। और दिल्ली चलो का एक अभियान चलाया था, है ना? दिल्ली चलो। उसके बाद उन्होंने एक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, कब हुआ था? 1943 के दौरान उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नारा यहीं पर उन्होंने ही दिया था। उनके व्यक्तित्व के लिए, उनके महान समर्पण, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए उनके महान समर्पण, उनके महान त्याग को हम लोग कोटि कोटि नमन करते हैं। ठीक है ना? क्लियर बच्चों? चलिए, आज उन्हीं का जन्मदिन है, उन्हीं के जन्मदिन मनाया जाएगा। अभी सेकेंड हाफ में उनका एक प्रोग्राम कराया जाएगा, उनके जीवन परिचय भी दिखाया जाएगा आपको वीडियो के माध्यम से। ठीक है ना? तो सबसे पहले उसके बाद में हम लोग यहाँ पे, उसके पहले हम लोग यहाँ पे थोड़े डिस्कस कर लेते हैं जो हम लोगों ने, आप लोगों ने टेस्ट दिया था, उत्कृष्ट नंबर ले आए थे, है ना? जो आपका अचीवमेंट रही है उस सबको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोगों ने जो पहला ये श्वसन तंत्र का हम लोगों ने पढ़ के वीडियो पढ़ी हुई है, और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हैं आपके, जितने भी हम लोगों ने लेक्चर डिस्कस किया था उसी के अंतर्गत है। सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके का 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम में आपको, है ना? आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र का प्रमुख कार्य क्या होता है? श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? पाचन करने का होता है, गैसों का आदान प्रदान करना होता है, रक्त का निर्माण, उत्सर्जन का कार्य। इसमें से 4 क्वेश्चन ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आपको जब आप सीवीटी देंगे ना, ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। श्वसन तंत्र का प्रमुख कार्य, इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। यहाँ पर ऑप्शन में टिक लगाना पड़ता है बच्चों। क्या करना है? माउस के द्वारा यहाँ पे टिक लगाना, जो भी राइट आंसर है उसके ऊपर टिक लगा के सबमिट कर देना होता है। क्लियर? ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो श्वसन तंत्र का प्रमुख कार्य क्या होता है?
गैसों का आदान प्रदान कर, ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने की प्रक्रिया क्या होती है? श्वसन कहलाती है। पाचन में तो ये काम नहीं करता है ना। पाचन क्या होता है? भोजन को पचाने का काम करता है, जिसमें पोषक तत्वों को अवशोषित करने का काम होता है ना। जो मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गई, पोषक तत्व हो गए, इन सबको पचाने का काम कौन करता है? पाचन वाली क्रिया होती है। रक्त का निर्माण अस्थमज्जाओं में होता है ना। यह श्वसन का काम है, नहीं उत्सर्जन का काम भी यह नहीं करता है। यह किसका काम करता है? गैसों का आदान प्रदान करने का काम श्वसन तंत्र करता है। क्लियर रहेगा ना, कोई दिक्कत? दूसरा होता है, दूसरा प्रश्न है, श्वसन का नियंत्रण केंद्र कहाँ से होता है ना। श्वसन का नियंत्रण कहाँ से किया जाता है? सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लोगेटा और स्पाइनल कार्ड। इसमें से कौन आंसर रहेगा बच्चों? कमेंट कर। हाँ, मेडुला ऑब्लोगेटा, ये यहाँ पर रीढ़ की हड्डी के जो ये मेडुला ऑब्लोगेटा जो खोपड़ी को जोड़ने का स्थान होता है ना। मेडुला ऑब्लोगेटा स्पाइनल कार्ड के ऊपर एक खोपड़ी का स्थान और फेरिस के पीछे वाला स्थान होता है ना। मेडुला ऑब्लोगेटा फेरिस के पीछे वाला स्थान होता है। यह श्वसन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है, और श्वसन तंत्र को नियंत्रित करते रहता है। क्लियर? फिर हम लोगों ने पढ़ना, थोड़ा ऊपर करिएगा, बस। तीसरा क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा होता है? ये हम लोगों ने जब आप पढ़ रहे थे, ये चीजें मैंने कहा था एग्जाम में जरूर आएगा, क्वेश्चन है आपके जरूर आएगा। तो श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन होता है? फेफड़ा होता है कि नासिका, ग्रास नली और ब्रंकाइस? तो श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा होता है? नासिका होती है, नाक, है ना। तो फेफड़ा कहाँ पाया जाता है? सबसे यहाँ पर पाया जाता है ना। फिर नासिका हो गई, ग्रास नली, श्वास नली ट्रेकिया बोला जाता है ना। ट्रेकिया बाद में आता है। ब्रोंकाई कहाँ पाई जाती है? फेफड़े में पाई जाती है। क्लियर? तो श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा होता है आपका? नासिका होती है। इसी के माध्यम से ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ठीक है ना। श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा होता है? नासिका होती है। क्लियर? चलिए आगे थोड़ा सा, बस। अब नासिका तो हो गई, नासिका क्या होती है? श्वसन तंत्र का पहला अंग होता है। तो नासिका गुहा का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका काम क्या होता है? अभी यही चीजें आ गई है ना। नासिका गुहा का मुख्य कार्य क्या? तो भोजन को पचाने का काम, भोजन का पचाना, हवा को शुद्ध, गर्म व आर्द्र करना, रक्त प्रवाह को नियंत्रित करना, आवाज उत्पन्न करने का काम कौन करता है? तो नासिका गुहा का मुख्य काम क्या होता है बच्चों? यहाँ पे हवा को शुद्ध करना और आर्द्र करने का। हवा को शुद्ध करने का मतलब इसमें क्या पाए जाते हैं? सिलिया और बलगम पाए जाते हैं, है ना। सिलिया क्या पाए जाते हैं? बलगम पाई जाती है। तो सिलिया क्या करती है? धूल के कणों को फंसाती है ना। सिलिया क्या करती है? धूल के कणों को या वायरस को, इन सबको फंसाने का काम करती है। सिलिया बाल की संरचना होती है। और शुद्ध करने का काम, हवा को शुद्ध कर, गर्म और आर्द्र का, यहाँ पे बलगम पाए जाते हैं जो हवा को शुद्ध और हवा को गर्म करते हैं या नमी प्रदान करते हैं, ठीक है ना। बलगम का काम क्या होता है? हवा को नम करना या गर्म करने का काम होता है। तो नासिका गुहा क्या करती है? नासिका गुहा में पाए जाते हैं सिलिया और बलगम, जो हवा को शुद्ध करते हैं, गर्म करते हैं और आर्द्र करने का काम करते हैं। भोजन का पाचन कौन करता है? भोजन का पाचन लार ग्रंथियां करती हैं। कौन करती हैं? लार ग्रंथियां करती हैं। स्टोमच में होता है, आमाशय करती हैं। छोटी आंत, बड़ी आंत, है ना। असहायक भोजन को पचाने में सहायक ग्रंथियां कौन कौन होती हैं? लीवर हो गई, अग्नाशय, पित्ताशय, है ना। अग्नाशय और पित्ताशय, ये क्या करती है? भोजन में पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा है रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने का काम करती है, फेफड़े करते हैं, है ना। रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करने का काम फेफड़े करते हैं। आवाज कौन उत्पन्न करता है? स्वर यंत्र, है ना। आवाज उत्पन्न करने का काम लैरिक्स का होता है। क्लियर बच्चों? आवाज को उत्पन्न करने का काम कौन करता है? लैरिक्स करता है। समझ में आया है ना? चलिए अब हम लोग पढ़ना है पांचवा क्वेश्चन है, ट्रैकियो को क्या कहते हैं? ट्रैकिया को क्या कहा जाता है ना। ट्रैकियो को हिंदी में क्या कहा जाता है? सीधी सी बात है, कमेंट बताएं। भोजन नली कहा जाता है, श्वास नली कहते हैं, ग्रास नली या स्वर यंत्र? श्वास नली कहा जाता है, भोजन नली कहा जाता है, ग्रास नली या
स्वरयंत्र। ट्रेकिया को क्या कहा जाता है? श्वास नली कहा जाता है ना। तो भोजन नली जो होता है, भोजन जाता है इसमें, है ना। तो श्वास नली, ग्रास नली, भोजन नली एक ही होता है। ग्रास नली और भोजन नली एक ही होता है। स्वरयंत्र लैरिक्स होता है ना। स्वरयंत्र क्या होता है? लैरिक्स। बचा क्या है आपका? श्वास नली। ट्रेकिया को हिंदी में श्वास नली बोला जाता है। फिर ट्रेकिया में किस प्रकार के छल्ले पाए जाते हैं? हाँ, सी आकार के ना। ये तो हम लोगों ने देखा था वहां पे, जब ट्रेकिया खोलेंगे तो उस पे सी आकार के छल्ले पर उपास्थियां होती, कार्टिलेज होती हैं। सी आकार की उपास्थियां कार्टिलेज होती हैं, जो ट्रेकिया को सिकुड़ने के लिए रोकने में मदद करती हैं। सिकुड़ने से रोकने में मदद करती है। जो सी आकार की कार्टिलेज होती हैं, उपास्थियां होती हैं, उस ट्रेकिया को सिकुड़ने के, अंदर की ओर सिकुड़ने की और हवा के लिए एक रास्ता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये सी आकार की उपास्थियां होती है। चिकनी मांसपेशियां इसमें नहीं होती है ना। छल्ले की बात करें, इसमें चिकनी मांसपेशियां होती है, इसमें छल्ले की बात हो रही है ना, किस प्रकार के छल्ले की बात होती है। तो सी आकार की उपास्थियों के छल्ले होते हैं। ठीक, फिर आते हैं आगे। ब्रंकाई किसमें खुलते हैं? ब्रंकॉस, है ना, ब्रंकस किसमें खुलते हैं? नासिका में खुलते हैं, फेफड़े में, हृदय में और ग्रास नली में। इसको कमेंट करके बताइएगा कौन सा आंसर है, ए, बी या सी या डी? इसमें क्या रहेगा? ए, बी, सी या डी? ब्रंकस किसमें खुलते हैं? नासिका में, फेफड़े में, हृदय में और ग्रास नली में। किसमें खुलते हैं? फेफड़ों में खुलते हैं। ये फेफड़ों में आंतरिक भाग, मतलब जो ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया का आगे वाला भाग होता है। ट्रेकिया के आगे वाला भाग होता है, जो दाएं फेफड़े में और बाएं फेफड़े की ओर जाते हैं, है ना। जो फेफड़ा होता है, जो ये क्या बोलते हैं, ट्रेकिया आगे जाके दो भागों में बट जाती है ना। इन दोनों भागों को बोला जाता है ब्रंकस। एक लेफ्ट ब्रंकस होता है, एक राइट ब्रंकस होता है। ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? नासिका में ये नहीं पाए जाते हैं। नासिका क्या होता है? सिलिया और बलगम पाए जाते हैं, जो हवा को शुद्ध, आर्द्र और गर्म करने का काम करते हैं। हृदय में ये नहीं पाए जाते। हृदय में क्या पाए जाते हैं? धमनियां पाई जाती है, धमनियां और शिराएं पाई जाती है ना। जो जो क्या करती है? शरीर से रक्त ले जाती हैं, शरीर से रक्त ले आती हैं और पुनः वापस करने का काम करते हैं। हृदय का काम होता है पंप करने का, फिल्टर करने का काम करता है रक्त को। ग्रास नली भोजन को ले जाने का काम करती है। ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे। फिर ब्रंकियोल का अंतिम भाग क्या कहलाता है? ब्रंकियोल का अंतिम भाग क्या कहलाता है? एल्वियोलस, ट्रेकिया, ब्रंकस और प्लूरा। ये चार ऑप्शन है, इसमें से कौन रहेगा? ब्रंकियोल का अंतिम भाग क्या होता है बच्चों? एल्वियोलस लिखा है इसमें ना, या एल्वियोली भी बोलते हैं इसको। एल्वियोलस लिखा है। एल्वियोलस, ट्रेकिया, ब्रंकस और प्लूरा। इसमें कौन रहेगा? एल्वियोलस, है ना। तो जो ट्रेकिया होती है श्वास नली होती है, ये तो रहना है, होगा नहीं। ब्रंकस क्या होता है? ब्रंकस जो होता है वो ट्रेकिया के आगे वाला दो भाग होता है। अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा था यहाँ पे, है ना। ब्रंकस किसमें खुलते हैं? फेफड़े में खुलते हैं। एल्वियोलस जो होता है, ब्रंकियोल क्या होता है? जो ट्रेकिया का है, ट्रेकिया की शाखाएं होती हैं, है ना। इसकी क्या? ब्रंकस की शाखाएं होती हैं। ब्रंकस की शाखाएं, जो ब्रंकस आगे जब फेफड़े में खुलता है तो वहां ब्रंकस के अनेक शाखाएं निकलती हैं, जैसे पेड़ की शाखाएं निकलती है ना। पेड़ की शाखाएं देखे होंगे, एक तना रहेगा उसमें अनेक शाखाएं रहती हैं। तो ब्रंकस क्या होती है? फेफड़े में एक तरफ खुलता है और इस ब्रंकस में अनेक शाखाएं निकली होती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्या? ब्रंकियोल बोला जाता है। पेड़ की शाखाएं जैसे होती है, उस पर टहनियां, है ना। पेड़ की या टहनियां याद करिए। टहनियां क्या होती हैं? टहनियां हो गई। लेकिन इसमें ब्रंकस की जो अन्य शाखाएं निकल रही होती हैं, उसको ब्रंकीवोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रंकीवोल बोला जाता है। ब्रंकीवोल कहाँ होती है? फेफड़े में होती है। अब ब्रंकीवोल का अंतिम भाग, टहनियों का अंतिम भाग क्या होती है? पत्तियां होती हैं या फल होते हैं, है ना। तो ब्रंकीवोल का अंतिम भाग बोलाता है एल्वियोल्स। ये क्या होता है? अंगूर के गुच्छे की नुमा संरचना होती है ना, जिसके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। यह अंगूर के गुच्छे नुमा थैली जैसी संरचना होती है। इसमें हवा भरता है, इसमें ही ऑक्सीजन भरता है। तो एल्वियोल से ऑक्सीजन रक्त में जाता है और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ? फेफड़े में आकर फिर इसको बाहर करने का काम होता है। ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे।
फिर 9वां वाला क्वेश्चन, गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है बच्चों? गैसों का आदान प्रदान कहाँ पर होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था। गैसों का आदान प्रदान कहाँ पर होता है? ट्रेकिया में, ब्रंकस में, एल्वियोली या नासिका में? एल्वियोली में होता है। गैसों का आदान प्रदान क्या होता है? एल्वियोली में। बहुत बच्चे यहाँ पर गड़बड़ किए थे, नासिका लिखे थे यहाँ पे न। गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? एल्वियोली में। एल्वियोली अभी मैंने बताया था, अंगूर के गुच्छे जैसी वायु की थैलियां होती हैं जिसमें वायु भरती है, और एल्वियोली के माध्यम से ऑक्सीजन रक्त में पहुंचता है, और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े में, फेफड़े से उसके बाहर निकाल दिया जाता है। गैसों का आदान प्रदान कहाँ पर होता है? एल्वियोली में। ठीक है ना? गैसों का आदान प्रदान कहाँ होगा? एल्वियोली में। फिर एल्वियोली की दीवारें कैसी होती हैं? एल्वियोली की दीवारें कैसी होती? मोटी होती, पतली होती, कठोर होती है, बहुपरत होती है? पतली होती है ना। एल्वियोली की दीवारें कैसी होती है? अत्यंत पतली होती हैं, जिसके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान, गैसों का ट्रांजेक्शन होता रहता है। ठीक है ना? यहाँ पर फिर यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा। फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली को क्या बोलते हैं? प्लूरा बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं, या पेरिटोनियम, या इसमें क्या होता है? फेफड़े को ढकने वाली झिल्ली को क्या बोला जाता है? फेफड़े को ढकने वाली झिल्ली क्या बोला जाता है? प्लूरा बोला जाता है। पेरिकार्डियम जो होता है हृदय की वो होती है ना, झिल्ली होती है। पेरिकार्डियम क्या होता है? हृदय की झिल्ली। हृदय में एपिकार्डियम, पेरिकार्डियम, एपिग्लोटिस पाई जाती है ना। तो ये क्या होती है? प्लूरा होता है। फेफड़े की ढकने वाली झिल्ली क्या बोलते हैं? प्लूरा बोला जाता है। ये चारों तरफ फैली रहती है, हृदय को संकुचित करती है और फैलाव करती हैं, जिसके द्वारा ऑक्सीजन है ना, जिसके द्वारा सांस हम लेते हैं। अगर प्लूरा ना रहे तो क्या रहेगा? प्लूरा अगर ना रहे तो फेफड़ा आपका उठेगा बैठेगा नहीं, है ना। जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो फेफड़ा ऊपर की ओर उठता है। कब उठता है? प्लूरा होता है वहां पे। यह सुरक्षात्मक आवरण बनाती है ना। प्लूरा क्या करती है? प्लूरा जो होती है आपके फेफड़े को सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे, पीछे करना 12वां क्वेश्चन। अब ये भी एग्जाम में बहुत भयंकर बहुत बार आया है ये। जब आप कोई भी एग्जाम दोगे, वनडे एग्जाम दोगे, ये बहुत बार आया है। फेफड़े, दाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं? अच्छा, फेफड़े में कितने लोब होते हैं? 5 होते हैं ना। फेफड़े में कितने लोब होते हैं? कुल लोब कितनी संख्या? फेफड़े में लोगों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। फेफड़े 2 होते हैं, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। तो यहाँ पर दायां फेफड़े की बात कर रहा है। दायां फेफड़े में कितने लोब होते हैं? कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? हाँ, सुपीरियर, मीडियर और इन्फीरियर, है ना। सबसे लंबा अभी ये भी आ जाता है यहाँ पर, जो एक क्वेश्चन और आता है, सबसे बड़ा दाएं फेफड़े में सबसे बड़ा लोब कौन सा होता है? सुपीरियर होता है, मीडियर होता है? देखना, दाएं फेफड़े में जो लोब की संख्या 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है ना। तो इसमें सबसे छोटा आपका होता है निचला वाला, इंफीरियर होता है ना। कौन होता है सबसे छोटा? कौन होता है? इंफीरियर वाला होता है, निचला वाला लोब होता है। अब यही दो लोब में है, एक बायां होता है, सॉरी, सुपीरियर और मीडियर। इंफीरियर सबसे छोटा लोब होता है। इंफीरियर क्या होता है? सबसे छोटा लोब होता है। तो सबसे बड़ा कौन होता है? बताइए, सबसे बड़ा लोब कौन होता है? मैं भी कंफ्यूजन में आ गया है। हाँ, देखो जब कमेंट करके बताइए। आप लोग जितने भी लाइव जुड़े हुए हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए कितने कौन सा बड़ा होता है। हम लोगों ने पढ़ा भी था आप। हाँ, आप लोगों ने बता दिया। कई लोगों का आया है मीडियल, कई लोगों का आंसर आया है सुपीरियर। तो सुपीरियर सबसे बड़ा लोब होता है बच्चा, है ना। जो दाएं फेफड़े का 3 लोब होते हैं, सुपीरियर, मीडियल और इंफीरियर। तो सबसे बड़ा लोब कौन होता है? सुपीरियर होता है। ठीक है ना। कौन होता है? सुपीरियर होता है। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे। फिर बाएं फेफड़ों में कितने लोब होते हैं? दाएं फेफड़े में तो 3 हो ही गया, तो बाएं में कितने होते हैं? 2 होते हैं, सुपीरियर और
इंफीरियर। इसमें कौन सबसे बड़ा होता है? सुपीरियर होता है कि बड़ा या इंफीरियर? हाँ, सुपीरियर इसमें भी बड़ा होता है ना। सुपीरियर लोग जो होते हैं, जितने चाहे बाएं फेफड़े की बात हो चाहे दाहिने फेफड़े की बात, तो सुपीरियर लोग जो होता है वो सबसे बड़ा लोग होता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और इसमें है नहीं, जो दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा होता है ना, फेफड़े दो होते हैं, सबसे बड़ा फेफड़ा कौन होता है? दायां फेफड़ा बड़ा होता है कि बायां फेफड़ा बड़ा होता है? फेफड़े की संरचना हम लोगों ने पढ़ा था वहां पे, तो फेफड़े दो होते हैं, दायां और बायां। तो फेफड़े की संरचना सबसे बड़ी कौन होती है? दायां फेफड़ा बड़ा होता है कि बायां फेफड़ा? दायां फेफड़ा बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? बायां क्यों नहीं होता है? हाँ, एग्जैक्टली यही चीज होता है। जो बायां फेफड़ा होता है, दायां फेफड़ा, दाहिना फेफड़ा बड़ा होता है, बायां फेफड़ा छोटा। क्यों? क्योंकि वो स्थान देता है किसको? हार्ट को, है ना। यहाँ पर क्या पाया जाता है? हार्ट पाया जाता है। हार्ट का स्थान देने के लिए वो हल्का उसको छोटा बनाया गया है, छोटा बना हुआ है ना। तो जो के कारण क्या होता है छोटे होने का? हार्ट के लिए जगह देता है वो, ठीक है ना। जो बायां फेफड़ा इधर वाला फेफड़ा होता है, यहीं पर क्या पाया जाता है? हार्ट पाया जाता है। हार्ट के लिए थोड़ा सा जगह देता है। तो बायां फेफड़ा बड़ा होता है और दाहिना फेफड़ा बड़ा होता है और बायां फेफड़ा छोटा होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा, कभी न कभी मिलेगा, ठीक है ना। फिर डायाफ्राम श्वसन के लिए किस प्रकार काम करता है? डायाफ्राम श्वसन के लिए किस तरह काम करता है? पंप की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? पंप की तरह। जैसे शरीर को पंप की तरह, जैसे डायाफ्राम जब ऊपर की ओर जब सांस लेते हैं तो डायाफ्राम नीचे की तरह जाता है, जब सांस छोड़ते हैं ऊपर की तरफ जाती है। यह पंपिंग का काम करता है। वाल्व की तरह काम नहीं करना, तो फिल्टर की तरह का, ना ट्यूब की तरह। किसका काम किसकी तरह होता है? पंप की तरह काम करता है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? डायाफ्राम श्वसन में किस प्रकार कार्य करता है? पंप की तरह काम करता है। श्वसन लेने पर डायाफ्राम, अब आ गया, यही क्वेश्चन आ गया ना। श्वसन लेने पर डायाफ्राम ऊपर उठता है कि नीचे जाता है, स्थिर रहता है या सिकुड़ता है? इसमें आंसर करिएगा, कमेंट करिए, बताइएगा। हैं? श्वास लेने पर डायाफ्राम ऊपर उठता है कि नीचे जाता है, स्थिर रहता है या सिकुड़ता नहीं? इसमें सिकुड़ता नहीं लिखा है, सिकुड़ता नहीं। कमेंट करके बताइए कौन सा होगा इसमें। श्वास लेते समय डायाफ्राम ऊपर उठता है या नीचे जाता है या स्थिर रहता है या सिकुड़ता नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया। और किसी का आंसर है? नीचे जाता है और स्थिर रहता है और सिकुड़ता नहीं, है ना। चारों हो गया। तो इसमें श्वास लेते समय बच्चा जो डायाफ्राम होता है नीचे की तरफ जाता है। किधर जाता है? नीचे की तरफ। क्यों? जब हम सांस लेते हैं, अगर ऊपर की तरफ जाएगा, सांस लेते समय हम सांस अंदर की ओर ले रहे हैं, है ना। क्या हो रहा है? सांस अंदर की, तो ये जो हमारा फेफड़ा हो तो फूलता है, एल्वियोली कहती होती है, फूलती है। जब वो फूलती है तो जो डायाफ्राम होता है वो नीचे की तरफ भागता है। किधर जाता है? नीचे की तरफ, ताकि यहाँ पर जो चेस्ट होता है, सॉरी, फेफड़े में हवा पर्याप्त मात्रा में भर जाए, ठीक है ना। याद रहेगा ना। जब सांस लेते समय डायाफ्राम नीचे की तरफ जाता है। किधर जाता है? नीचे की तरफ जाता है। कंफ्यूजन? याद रहेगा ना, नीचे की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि एल्वियोली में जब हवा भरती है तो फेफड़ा फूलता है, जब फेफड़ा फूलता है तो यह नीचे की तरफ जाता है, ठीक है ना। हाँ, 16 वाला, हाँ, यहाँ पर भी आ गया। श्वास छोड़ते समय डायाफ्राम, इसमें कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। श्वास जब छोड़ते हैं तो डायाफ्राम किधर जाता है? ऊपर की तरफ चला जाता है। ये सिकुड़ता है उस समय। इसमें दो कंडीशन है, एक सिकुड़ना और फैलाव होने का कारण। सिकुड़ता कब है? सिकुड़ता कब है? जब हम सांस छोड़ते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो डायाफ्राम फैलता है। अब फैलता किधर? नीचे की तरफ फैलता है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे। फिर ऑक्सीजन परिवहन किसके द्वारा होता है बच्चों? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट को 17 नंबर। ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा, प्लेटलेट्स के द्वारा, डब्ल्यूबीसी के द्वारा? किसके द्वारा होता है? ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है बच्चों? हैं? कई लोग प्लाज्मा बता रहे हैं। तो ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। अच्छा, प्लाज्मा में कितने % जल पाया जाता है? हाँ, 90 से 92% जल पाया जाता है। याद रहेगा ना, ये हम लोगों ने पढ़ा था।
जब आप परिसंचरण तंत्र याद रखिएगा वहां पे है। प्लाज्मा में 90 से 92% जल पाया जाता है, बाकी में मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, पोषक तत्व, हार्मोन्स, एंजाइम पाए जाते हैं इसमें, ठीक है ना। दूसरी चीज, एक क्वेश्चन और था यहाँ पे, WBC का काम क्या होता है? ये तो व्हाइट ब्लड, WBC का काम क्या होता है? ये तो व्हाइट ब्लड काप्सिस तो उसका फुल फॉर्म है। WBC का काम क्या होता है? कमेंट करके बताइएगा। है? हाँ, इम्यूनिटी सिस्टम में काम करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है। किसके में काम करता है? प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है WBC, है ना। रोगों से लड़ने के लिए, संक्रमण से लड़ने के लिए WBC का निर्माण, मतलब WBC उसको महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? रक्त को थक्का बनाने का काम करती है ना, रक्त का थक्का बनाने का काम करती है। हीमोग्लोबिन रक्त का निर्माण, WBC लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन को ऊर्जा भी प्रदान करती है ना। रक्त के लिए ऊर्जा को ऑक्सीजन जो होती है ऊर्जा के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह किसके, ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा। याद रहेगा ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यह भी है, CO2 का अधिकांश परिवहन किस रूप में होता है? CO2 का अधिकांश परिवहन किसके द्वारा होता है, या परिवहन किस रूप में होता है? ये भी बहुत बार आया है एग्जाम। यहाँ पे जितने भी एग्जाम क्वेश्चन दिए गए हैं आपके एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो CO2 का अधिकांश परिवहन किस रूप में होता है? घुली हुई गैस के रूप में, हीमोग्लोबिन से जुड़कर, बाइकार्बोनेट आयन के साथ, या ऑक्सीजन के साथ? बाइकार्बोनेट के साथ है। ऑक्सीजन CO2 का परिवहन अधिकांश रूप में किसमें होता है? बाइकार्बोनेट आयन के द्वारा होता है, बाइकार्बोनेट आयन के द्वारा। तो हीमोग्लोबिन से जुड़कर ऑक्सीजन चलता है ना। और ऑक्सीजन के साथ इसका परिवहन है, तो घुली हुई गैस के रूप में नहीं होता है। किसके द्वारा होता है? बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है, ठीक है ना। फिर होता है फेफड़ों में क्रियात्मक इकाई कौन होती है? फेफड़ों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम करता है वो कौन करता है? फेफड़े की क्रियात्मक इकाई कौन होती है? ब्रोंकॉस होती है, एलवी और ब्रोंकियोल, एल्वियोली या ट्रेकिया। इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है। तो फेफड़े की क्रियात्मक इकाई कौन होती है? फेफड़ों में जो महत्वपूर्ण काम कौन करता है? एल्वियोली करती है, ब्रोंकियोल्स करता है, और या एल्वियोली या ट्रेकिया या ब्रोंकस, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन काम करती है? बताइए। फेफड़े में कार्यात्मक इकाई कौन होती है? बताओ साक्षी। हाँ, कई लोग ब्रोंकियोल, ब्रोंकस या ट्रेकिया, है ना। कई का कमेंट रहा ब्रोंकियोल, लेकिन इसमें जो फेफड़े की क्रियात्मक इकाई होती है आपकी एल्वियोली होती है। क्या होती है? एल्वियोली। यही फेफड़े में ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन को रक्त में प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। कौन? एल्वियोली। सबसे महत्वपूर्ण काम कौन करती है? एल्वियोली करती है। ये तो शाखाएं हैं बच्चों, ये क्या करती है? शाखाएं हैं। ये ऑक्सीजन को ले जाने और ले आने का काम करती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए। और जितने भी ब्रोंकस, ब्रोंकियोल और ट्रेकिया, ये क्या होती है? शाखाएं होती है। क्या होती है? शाखाएं होती है, ठीक है ना। इनका काम केवल ऑक्सीजन को प्रवेश करवाना होता है। इसका काम, इन सब का काम होता है, नाक का भी, फायरिस का भी, लाइरिस का, ट्रेकिया का, ब्रोंकस का और ब्रोंकियोल का। ये सब क्या होती है? श्वसन नलिकाएं होती है। क्या है ये? श्वसन नलिका की तरफ। इसमें ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, लेकिन महत्वपूर्ण काम कौन करता है? एल्वियोली करती है। यह ऑक्सीजन को रक्त में पहुंचाती है और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करती है, ठीक है ना। क्रियात्मक इकाई कौन होती है? C नंबर। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे। फिर सामान्य वयस्क में श्वसन दर कितनी होती है? सामान्य वयस्क मनुष्यों में श्वसन दर कितनी होती है? 5 से 10 प्रति मिनट, 12 से 20 प्रति मिनट, 25 से 30 प्रति मिनट या 30 से 40 प्रति मिनट? 12 से 20। 12 से 20। एक मिनट में 12 से 20 बार हम लोग सांस लेते हैं, है ना। वयस्क मनुष्य एक मिनट में 12 से
12 से 20 सांसें प्रति मिनट लिया जाता है। क्लियर? छोटे बच्चों में कितना होता है, नवजात शिशुओं में? 30 से 40 नहीं होता है, 25 से 30 होता है। ठीक है ना, 25 से 30। चलिए आगे, यहां तक समझ में आ गया ना, यहां तक कोई दिक्कत? फिर आता है श्वसन का दूसरा नाम क्या होता है? रिस्पिरेशन होता है, रिस्पिरेशन होता है ना। और सर्कुलेशन किसका होता है? परिसंचरण का होता है। डाइजेशन होता है पाचन का। एक्सटर्शन होता है किसका? एक्सक्रीशन होता है आपका उत्सर्जन का। ठीक है ना, इसमें तो आंख बंद के मार दोगे उड़ जाएगा ये। कई लोग डाइजेशन लगाए थे यहाँ पे ना। हाँ चलिए, स्वर उत्पन्न करने वाला अंग कौन कौन सा है? स्वर उत्पन्न करने वाला अंग कौन होता है बच्चों? लैरिक्स होता है। नासिका नहीं होती है। ट्रेकिया क्या होती है? एक प्रकार की ट्रेकिया श्वास नली होती है। ब्रंकस शाखाएं होती है। तो स्वर उत्पन्न करने का काम कौन करती है? लैरिक्स। याद रहेगा ना, स्वर उत्पन्न करने वाला अंग कौन होता है आपका? लैरिक्स। क्या होता है? लैरिक्स होता है। इसमें 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं। लैरिक्स में कौन कौन ग्रंथियां पाई जाती हैं? 9 उपास्थियों से मिलकर बनी होती है ना। और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन होती है? एपिग्लॉटिस। क्या होती है? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक ढक्कन की तरह काम करता है, एक ढक्कन की तरह काम करता है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। याद आया? एपिग्लॉटिस क्या करती है? भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने का काम करता है। यह एक प्रकार का वाल्व होता है, या ढक्कन बोलते हैं, या पत्ती के जैसी संरचना होती है इसकी। ठीक है ना। और एक थायराइड ग्रंथि होती है, यहाँ वाले, इसको क्या बोलते हैं? थायराइड ही तो बोलते हैं। क्या होती है? देखो ना इनमें, थायराइड, एपिग्लॉटिस, और एक और नाम था, कार्टिलेज कोई थी यहाँ पे। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं लैरिक्स। लैरिक्स में क्या पर ये स्वर यंत्र होता है। यहाँ पर एक पत्तीनुमा संरचना दिखाई, ये क्या होती है आपकी? एपिग्लॉटिस होती है, जो ट्रैकिया में, जो भोजन को ट्रैकिया में जाने से रोकने का काम। इसमें 3 ग्रंथियां महत्वपूर्ण होती है। पहली थायराइड कार्टिलेज, ये वाली जो संरचना होती है थायराइड होती है। इसके ऊपर होती है, इसके ऊपर क्या होती है आपकी? इसके ऊपर होती है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस यह काम क्या करती है? यह श्वास नली में भोजन को जाने से रोकने का काम करती है। फिर 3rd नंबर होता है क्रिकाइड। 3rd नंबर क्या है? क्रिकाइड। यह रिंग की आकार की संरचना होती है, अंगूठे की आकार की संरचना। अंगूठी जो अंगूठी जो हम पहनते हैं, है ना, अंगुलियों में पहनने, ये कैसी होती है? अंगूठी की जैसी संरचना होती है। ये क्या होते हैं? वोकल कार्ड्स होते हैं जो स्वर उत्पन्न करते हैं। इसमें क्या लगे होते हैं? वोकल कार्ड्स। 2 वोकल कार्ड्स होते हैं जो जब फेफड़े से हवा बाहर निकलती है या हवा अंदर से बाहर निकलती है तो जो वोकल कार्ड्स होते हैं, वोकल कार्ड्स क्या करते हैं? कंपन करते हैं। जब कंपन करते हैं तो आवाज उत्पन्न करती है। बाद में जीभ के द्वारा जिह्वा के द्वारा उसे शब्दों में बनाया जाता है। ठीक है ना, शब्दों का आकार दिया जाता है। यहाँ पे क्या होते हैं? वोकल कार्ड्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? वोकल कार्ड्स। जब से हवा अंदर इसमें जाती है तो वोकल कार्ड्स के बीच में टकराती है तो वहां पर कंपन उत्पन्न होते हैं। तो कंपन उत्पन्न जब होती है तो स्वर उत्पन्न होते हैं। जब स्वर उत्पन्न होते हैं तो जीभ के द्वारा या मुख के द्वारा उसे शब्दों में आकार दिया जाता है। क्लियर बच्चा? चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक, कहाँ कच कर दी है? बस, स्वर उत्पन्न करने वाला अंग कौन होता है? लैरिक्स होता है। फिर लैरिक्स को क्या कहा जाते हैं हिंदी में? और ऊपर करना, यहां से काट दीजिए। लैरिक्स को क्या कहा जाता है? स्वर यंत्र कहा जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सेम ही है। ठीक, आगे फिर आता है नाक के बालों का क्या कार्य होता है? नाक के बाल, जो नाक में सीलिया नामक बाल पाया जाता है, उसका काम क्या होता है? धूल कणों को रोकने का काम होता है। आवाज कौन बनाता है? आवाज बनाने का काम कौन होता है? लैरिक्स, स्वरयंत्र होता है। ऑक्सीजन बनाने का काम कौन करता है? अस्थिमज्जाएं करती है। ठीक है ना। रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है? हृदय करता है। ठीक, समझ में आया है ना।
तो नाक के बालों का काम क्या होता है? धूल कणों को रोकने का काम करता है। ये सुरक्षात्मक प्रणाली में काम करते हैं बच्चों। कौन सी प्रणाली में? सुरक्षा प्रणाली में। चलिए आगे। प्लूरल द्रव्य का काम क्या होता है? प्लूरल द्रव्य का काम करता है घर्षण कम करना, गैसों का आदान प्रदान करना, रक्त बनाना और ताप नियंत्रित करना। इसमें कौन होता है? घर्षण कम करना है ना। जब प्लूरल द्रव्य जो होता है यह कहाँ पाया जाता है? प्लूरा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? प्लूरा में बीच में पाया जाता है। जो जब हम श्वास लेते हैं, जब श्वास छोड़ते हैं या श्वास लेते हैं तो प्लूरा क्या होती है? प्लूरा नीचे की ओर और ऊपर की ओर फैलती सिकुड़ती रहती है। तो उस सिकुड़न और फैलन के जो बीच में घर्षण उत्पन्न होता है उसको घर्षण कम करने का काम कौन करता है? प्लूरल द्रव्य करता है। ठीक है ना। प्लूरल द्रव्य क्या करता है? घर्षण को कम करता है। ठीक है ना। श्वसन में जब हम सांस लेते हैं या सब सांस छोड़ते हैं तो जो फेफड़ा होता है ये क्या होता है? सिकुड़ता और फैलता है। सिकुड़ता और फैलता है। उस दौरान जो घर्षण उत्पन्न होता है तो वो क्या करती है? प्लूरा उसको, प्लूरल द्रव्य उसको कम करती है, घर्षण को कम करने का काम करती है। ठीक है ना। गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? एल्वियोली करती है ना। गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? एल्वियोली करती है। रक्त बनाने का काम हृदय है, नहीं सॉरी अस्थि मज्जाएं। फिर तापमान नियंत्रित करने का काम कौन करती है? तापमान नियंत्रित करने का काम कौन करती है? हैं? क्या? हाँ बस शरीर में जो भी विभिन्न भाग है तापमान नियंत्रित करने का काम जो होती है आपकी मांसपेशियां करती हैं। याद करिए। नहीं याद आ रहा है? पढ़ लेना उसको एक बार। मांसपेशियों के द्वारा शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। कंकाली मांसपेशियां होती हैं, है ना। ये सब काम करने का काम करती है। फिर आगे बढ़ते हैं। फेफड़े किस गुहा में स्थित होते हैं? फेफड़े कौन सी गुहा में स्थित होते हैं? उदर गुहा में, पेल्विक गुहा या वक्ष गुहा या कपाल गुहा? ये किस में होती है? वक्ष गुहा में स्थित होती है। फेफड़े किस गुहा में स्थित होते हैं? वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। याद रहेगा ना। ठीक। आगे एल्वियोली। एल्वियोली में रक्त किस प्रकार कोशिकाओं में आता है? एल्वियोली में रक्त किस प्रकार की कोशिकाओं में आता है? पतली कोशिकाओं में या मोटी कोशिकाओं में, लसिका में या पेशी में? किसमें आता है? एल्वियोली में रक्त किस प्रकार की कोशिकाओं से आता है? रक्त एल्वियोली में रक्त किस प्रकार की कोशिकाओं से आता है? मोटी कोशिकाओं से, पतली, लसिका या पेशी? पेशी कोशिका में आएगा। पतली कोशिकाओं से आती हैं जो यहाँ पे लगी होती हैं, जो नस होती है ना। यहाँ पे जो पतली पतली क्या होती हैं? मसा क्या बोलते हैं उसको? रक्तवाहिकाएं होती हैं, है ना। उनकी जो कोशिकाएं कैसी होती हैं? पतली होती हैं। तो पतली कोशिकाओं से एल्वियोली में रक्त पतली पतली कोशिकाओं से आती है। ठीक है ना। एल्वियोली से, एल्वियोली में रक्त किस प्रकार की कोशिकाओं से आता है? पतली कोशिकाओं से। लसिका का काम क्या होता है? लसिका का काम क्या होता है? इम्यूनिटी सिस्टम बनाने का काम करती है। लसिका क्या करती है? प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करती है ना। और पेशी जो होती है मसल्स से आएगा, उसमें नहीं आएगा। तब फिर श्वसन का रासायनिक नियंत्रण गैस कौन होता है? श्वसन का रासायनिक नियंत्रण किस गैस से होता है? श्वसन का रासायनिक नियंत्रण किससे होता है? O2 से, N2 से या CO2 या CH2 से? O2 से, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। श्वसन का रासायनिक नियंत्रण किसके द्वारा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा होता है। ठीक है ना। हाँ, हाइपोथर्मस किसमें पाया जाता है? हाँ चलो हो गया, देख लेंगे उसको भी। ठीक है ना। तो श्वसन का रासायनिक नियंत्रण, श्वसन का रासायनिक नियंत्रण किस गैस से होता है? O2 से होता है, ऑक्सीजन से होता है। किससे होता है? ऑक्सीजन से। 29 नंबर है। 29 नंबर का फेफड़े का रंग सामान्यतः कैसा होता है? फेफड़े का रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। लाल रंग किसका होता है? लाल रंग किसका होता है? हार्ट का होता है। ठीक है ना। फिर बच्चों में श्वसन दर कितनी कम होती है या अधिक होती है, समान होती है, शून्य होती है? 30 नंबर बताइएगा। अधिक होती है ना। बच्चों में श्वसन दर कितनी होती है? अधिक होती है। फिर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के योग से
योग को कहा जाता है? ऑक्सीजन, हाँ, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के योग को क्या बोला जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बी नंबर, है ना, क्लियर। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के योग क्या बोला जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोला जाता है। और 32 नंबर है ना, CO2 और हीमोग्लोबिन के योग क्यों, CO2 और हीमोग्लोबिन के योग को कहते हैं? कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन हो जाए, है ना। पहला होता है ABCD ऑक्सी हीमोग्लोबिन, या कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, या कार्बो या कार्बामिनो हीमोग्लोबिन है, इसमें कार्बामिनो हीमोग्लोबिन है। फोर्थ नंबर मेट हीमोग्लोबिन होता है, मेट हीमोग्लोबिन ना। तो इसमें जो 32 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? सी नंबर क्या होता है? कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन होता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। यह किसके बिना होता है? कार्बन और हीमोग्लोबिन से मिलकर बना होता है। इससे मिलकर बना होता है, कार्बन और हीमोग्लोबिन से मिलकर योग को बना होता है। इसको हम बोला जाता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे। इसको तो उड़ा ही दोगे। फेफड़े का काम क्या होता है? श्वसन का होता है, पाचन का काम नहीं होता है। फिर 34 नंबर, ब्रंकस की शाखाएं कहलाती हैं। ब्रंकस की शाखाएं क्या होती हैं? ब्रंकस की शाखाएं क्या होती हैं? एल्वियोली, ब्रंकियोल्स, ट्रेकिया या प्लूरा। इसमें क्या होती हैं? ब्रंकियोल्स, है ना। ब्रंकस की शाखाएं क्यों क्या बोला जाता है? ब्रंकियोल्स बोला जाता है। अब ब्रंकस किसकी शाखाएं होती हैं? ब्रंकस किसकी शाखाएं होती हैं? कमेंट करके बताइएगा, ब्रंकस किसकी शाखाएं होती हैं? ब्रंकस किसकी शाखाएं होती? ध्यान से सुना करिए ना, ब्रंकस किसकी शाखाएं होती हैं? ट्रैकिया की। ट्रैकिया जब आधी श्वास नली है दो भागों में बढ़ती है ना, इसको क्या बोला जाता है? ब्रंकस बोला जाता है। दायां ब्रंकस और बायां ब्रंकस, ठीक, समझ गए ना। एक बार लगाना यार, PDF लगाना। ये वाला और नीचे करना है, ऊपर ही चले जाना, ऊपर 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 और ऊपर देना, देखिए काठे और इमेज है बढ़िया। नीचे करना, नीचे नीचे नीचे, इसमें तो समझ ही नहीं आ रहा। और ये है, ये क्या होती है आपकी? ट्रैकिया होती है। ट्रैकिया जो, ये ट्रैकिया दो भागों में बढ़ती है। कितने भागों में? दो भागों में बढ़ती है। ये वाला भाग क्या होता है? ब्रंकस होता है आपका। क्या होता है? ब्रंकस। ब्रंकस किसके भाग होते हैं? ट्रैकिया के न। अब ब्रंकस के आगे ये वाली शाखाएं निकली होती है, इसको हम बोला जाता है ब्रंकियोल्स बोला जाता है ना। क्या बोला जाता है? ब्रंकियोल्स। ब्रंकियोल्स के आगे जो अंगूर के गुच्छानुमा संरचना दिखाई दे रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एल्वियोली बोला जाता है, ठीक है ना, समझ गए ना। अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा ना। अब इसमें देखना, इसमें एक मिनट, इसमें सी आकार की जो यहाँ पे पीली पीली संरचनाएं दिखाई, ये कार्टिलेज होती हैं। सी आकार की छल्ले होते हैं, उपास्थियां होती हैं, जो ट्रैकिया को सिकुड़ने से रोकती हैं। क्या करती है? सिकुड़ने से रोकती हैं, ताकि ऑक्सीजन आराम से, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह आसानी से होता रहे, ठीक है ना। चलिए आ जाए। फिर मनुष्य के शरीर में है ना, 35 नंबर एल्वियोली की संख्या कितनी होती है? लगभग कितनी होती है? एल्वियोली की संरचना कितनी होती है? 30 करोड़ होती है। एक मानव हार्ट में एल्वियोली की संख्या कितनी है? 30 करोड़ होती है। क्या हुआ? हाँ, 30 करोड़ होती है। एल्वियोली की संख्या कितनी होती है? 30 करोड़ होती है, ठीक है ना। कितनी होती है? 30 करोड़ होती है। चलिए आगे। फिर 36 नंबर, धूम्रपान से सबसे अधिक प्रभावित अंग कौन होता है? धूम्रपान से सबसे अधिक प्रभावित अंग कौन होता है? हृदय होता है, फेफड़ा होता है, गुर्दा है या यकृत? कौन होता है? फेफड़ा होता है। धूम्रपान जब हम उड़ाते हैं धुआं, तो धुआं जब अंदर जाता है, किधर? श्वसन में ही, मतलब ट्रैकिया से कहाँ चला जाता है? फेफड़े की ओर चला जाता है ना। तो फेफड़ा सबसे ज्यादा डैमेज होता है वहां पे, ठीक है ना।
धूम्रपान से सबसे अधिक प्रभावित अंग कौन होता है? आपका फेफड़ा होता है। क्लियर? आगे, हाँ, निमोनिया किस अंग से संबंधित रोग होता है? मतलब निमोनिया, निमोनिया किस अंग से संबंधित रोग होता है? हृदय, फेफड़ा, गुर्दा या मस्तिष्क? यह निमोनिया किससे होता है? फेफड़े से होता है। किससे होता है? फेफड़े से होता है। चलिए, फिर श्वसन तंत्र का सुरक्षात्मक कार्य कौन करता है? श्वसन तंत्र का सुरक्षात्मक काम कौन करता है? नासिका करती है, ट्रेकिया, फेफड़े या से सभी? सभी काम करते हैं। सभी में सिलिया बलगम पाए जाते हैं जो धूल कणों को फंसाते हैं ना। सिलिया बलगम सभी में पाए जाते हैं। नासिका में पाए जाते, ट्रेकिया में और फेफड़े में पाए जाते हैं। बाल जैसी संरचना पाई जाती है जो धूल के कणों को और धूल के कणों को फंसाने का काम करते हैं। ठीक है ना। फिर आ जाता है खांसी और छींक का कारण क्या होता है? अरे वाह, बहुत बढ़िया। खांसी जब आती है या छींक जब आती है उसका कारण क्या होता है? उसका कारण क्या होता है? सुरक्षा प्रतिक्रिया, पाचन, रक्त प्रवाह या उत्सर्जन? तो इसमें क्या होता है? सुरक्षा जब खांसी या छींक कब आती है? जबकि ट्रेकिया में या लैरिक्स में या फेरिक्स में धूल के कण फंस जाते हैं, है ना। धूल के कण फंस जाते हैं कहाँ? लैरिक्स में फंसेंगे या ट्रेकिया में या फेरिक्स में या नासिका में। जब नाक में धूल के कण फंसते बहुत तेज से छींक आती है। क्या आती है? छींक आती है। तो उसका कारण क्या होता है? छींक के माध्यम से धूल के कण बाहर निकल जाती है। ये सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है? सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया होती है। क्लियर? खांसी कब आती है? जब आपके ट्रेकिया में धूल के कण फंस जाते हैं या लैरिक्स में धूल के कण फंस जाते हैं, तब क्या आपको क्या आती है? खांसी आती है। ठीक है ना। कोई याद वाद नहीं करता है? नानी याद कर रही, मौसी याद करे, खांसी, हिचकी जब आती है, हिचकी, है ना। नानी मौसी याद करती हैं, याद कोई नहीं करता है। या आपके यहाँ पे ट्रेकिया में या भोजन नली में जब फंसता है तब आपको हिचकी आती है। समझ गए ना। हिचकी कब आती है? जबकि भोजन नली में धूल के कारण या धूल के कारण कोई भोजन का पार्ट फंस जाता है ना। हाँ, पानी की कमी से भी होता है, वो भी मैं थोड़ी ना गा रहा हूँ नहीं होता। तो जब खाना खाने के तुरंत बाद अगर आपको हिचकी आ रही है तो कहीं ना कहीं चीजें भोजन फंसा हुआ है। जब बाद में कहीं अगर बाद में भोजन 1-2 घंटे बाद आपको हिचकी आ रही है तो पानी की कमी से होता है ना। तब क्या होता है? पानी की कमी से होता है। छोटी आंत बड़ी में पानी की कमी हो जाती है, तब आपको हिचकी आना स्टार्ट हो जाती है। मामी मौसी नहीं याद करती हैं। ठीक है ना। सभी के पास टाइम, इतना टाइम थोड़ी ना है। लाइक कैसे कट कर दी। फिर आता है श्वसन, ये तो हो गया क्या? नहीं। 38 नंबर, श्वसन तंत्र का सुरक्षात्मक काम कौन करता है? ये सभी करती हैं। खांसी छींक का कारण क्या होता है? सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया होती है। फिर चौथा 40 नंबर, श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। किसके कारण? कैसा होता है? ऊर्जा उत्पादन में, रक्त निर्माण में, पाचन में या उत्सर्जन में। ऑक्सीजन का श्वसन तंत्र की बात कर रहे हैं। इसमें ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, श्वसन तंत्र की बात कर रहे हैं, है ना। तो परिसंचरण तंत्र की बात नहीं हो रही। श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। ऑक्सीजन का उपयोग किस रूप में होता है? यहाँ पे ऊर्जा उत्पादन में होता है कि रक्त निर्माण में या पाचन में या उत्सर्जन में? ऊर्जा उत्पादन में होता है ना। श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन का काम क्या होता है? ऊर्जा उत्पादन में। परिसंचरण में जाएगा तब रक्त के निर्माण में हो जाएगा। याद रहेगा ना, समझिए ना। परिसंचरण की बात आएगी तब आपका रक्त निर्माण में हो जाएगा। ठीक। श्वसन की बात आ रही है तो ऊर्जा उत्पादन करने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे फिर श्वसन क्रिया के 2 चरण होते हैं। श्वसन क्रिया के कितने चरण होते हैं? 2 चरण होते हैं। कौन कौन से होती हैं? प्रेरणा या अपश्वसन, पाचन या अवशोषण, उत्सर्जन या परिसंचरण, श्लेषण या विघटन। इसमें कौन सा होगा? नहीं, ये डी वाला होगा ना साक्षी है। कौन होगा अलंकृता? बता। श्वसन तंत्र क्रिया, श्वसन क्रिया के 2 चरण होते हैं ना। कौन कौन से होते हैं इसमें? बताओ रोमी। हाँ, प्रेरणा और अपश्वसन। प्रेरणा और अपश्वसन होता है। ठीक है ना। आगे प्रेरणा का अर्थ क्या होता है? प्रेरणा का अर्थ क्या होता है? कि श्वास लेना। प्रेरणा का अर्थ होता है बच्चों श्वास लेना होता है। क्या होता है? प्रेरणा का अर्थ क्या होता है? श्वास लेना। और अपश्वसन का अर्थ क्या होता है? श्वास छोड़ना।
3 क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, है ना। प्रेरणा और अवशोषण यह किसके भाग होते हैं? श्वसन के भाग होते हैं, है ना। प्रेरणा और अवशोषण किसके चरण होते हैं? श्वसन क्रिया के 2 चरण होते हैं, प्रेरणा और अवशोषण। जिसमें प्रेरणा का अर्थ है तो श्वास लेना, जब श्वास अंदर लेते हैं उसको क्या बोला जाता है? प्रेरणा बोला जाता है। अवशोषण, जब श्वास हम छोड़ते हैं उसको अवशोषण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अवशोषण बोला जाता है। कब? जब हम श्वास छोड़ते हैं। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत? आगे 1 मिनट पीछे करना, ठीक। फेफड़े में वायु भरने की क्षमता को क्या बोला जाता है? टाइडल वॉल्यूम या वाइडल कैपेसिटी, रेजुअल वॉल्यूम या टोटल कैपेसिटी। तो फेफड़े में जब हम वायु भरते हैं, ऑक्सीजन जब हम लेते हैं, फेफड़े में जब वायु भरती है उसको क्या बोला जाता है? वाइडल कैपेसिटी, है ना। हमारे हम कितनी अंदर ज्यादा से ज्यादा सांस ले सकते हैं तो वो होती है आपकी वाइडल कैपेसिटी। फेफड़े में वायु भरने की क्षमता क्या होती है? वाइडल कैपेसिटी होती है। क्या होती है? वाइडल कैपेसिटी, ठीक है ना। चलिए आगे। और दूसरी चीज, सामान्य टाइडल वॉल्यूम होता है, टाइडल वॉल्यूम लगभग कितना होता है? 500 ml। हमारे अंदर जो वाइडल जो होती है वो अवशोष वाली भाग होती है। मतलब हमारे टाइडल वॉल्यूम, सामान्य टाइडल वॉल्यूम लगभग होता है वो 500 ml होता है। हम कितना अधिक, मतलब कितना हम एक बार में सांस ले रहे हैं उसमें, है ना। कितना हम सांस ले सकते हैं? 500 ml। तो वाइडल का वॉल्यूम कितनी होती है? 500 ml होती है। अवशिष्ट वायु को क्या बोला जाता है? अवशिष्ट वायु को क्या बोला जाता है? रेसिडुअल वॉल्यूम बोला जाता है। रेसिडुअल वॉल्यूम बोला जाता है। अवशिष्ट क्या होता है? जब हम श्वास छोड़ते हैं, है ना, जब हम श्वास छोड़ने के दौरान फेफड़े में कितनी वायु मात्रा बची हुई है उसको हम क्या बोलते हैं? अवशिष्ट बोलते हैं, है ना। एक बार हम श्वास ले लिए, फिर जब हम श्वास छोड़ते हैं तो कुछ जो ऑक्सीजन होती है या वायु होती है फेफड़े में रुकी रहती है, एल्वियोली में रुकी रहती है, उसी को हम बोलते हैं अवशिष्ट वायु बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। अगर रेसिडुअल पूरा हम छोड़ देंगे तो एल्वियोली पिचक जाएगी, है ना। क्या होती है? एल्वियोली पिचक जाती, बाद में खुलती नहीं है। तो जैसे हम सांस लें उसको थोड़ी मात्रा में छोड़ते हैं, ठीक है ना, क्या होती है? छोड़ते हैं। तो यह होता है, इसमें रेसिडुअल वॉल्यूम में कुछ न कुछ मात्रा में वायु अंदर भरी रहती है, सीधी सी मतलब है, ठीक है ना। रेसिडुअल वॉल्यूम में वायु पूरी मात्रा में बाहर नहीं जाती, पूरी मात्रा में बाहर नहीं जाती है, कुछ न कुछ वायु फेफड़े में भरी रहती है। उस वायु को हम लोग बोलते हैं अवशिष्ट वायु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवशिष्ट वायु बोलते हैं। चलिए, फेफड़े में हवा का प्रवेश किस दबाव से होता है? रक्तचाप के द्वारा होता है, वायुदाब के द्वारा होता है, पेशीदाब के या ताप दबाव के अंदर होता है। तो फेफड़े में हवा का प्रवेश किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है बच्चों? वायुदाब के अंतर के कारण होता है। हवा का प्रवेश कैसा होता है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ होता है ना। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ होता है। यहाँ पर होता है वायुदाब के अंतर के कारण होता है, वायुदाब के अंतर के। रक्तचाप ब्लड प्रेशर को निर्धारित करता है ना। पेशी दबाव और ताप दबाव के कारण नहीं होता, किसके द्वारा होता है? वायु दबाव के अंतर के कारण होता है, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत? आगे एक और क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र में नमी बनाए रखने वाला अंग कौन होता है? नासिका होती है, सीधी सी बात है ना। श्वसन तंत्र में नमी बनाए रखने वाला अंग कौन होता है? नासिका होती है। नासिका में पाए जाते हैं सिलिया या बलगम, जो हवा को नम करती है और गर्म करने का काम करती है, ठीक है ना। और सुरक्षात्मक प्रणाली को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हृदय में नहीं पाया जाता, गुदा में भी नहीं पाता और लीवर में भी नहीं पाया जाता, ठीक है ना। तो नासिका होती है, श्वसन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। श्वसन तंत्र का अध्ययन क्या कहला जाता है? पल्मोनोलॉजी होता है। कार्डियोलॉजी किसका होता है? कार्डियोलॉजी हार्ट से होता है। न्यूरोलॉजी ब्रेन से होता है। और हेमेटोलॉजी ब्लड में आता है ना, ब्लड में। हेमेटोलॉजी किस में आता है? ब्लड में आता है। ब्लड का अध्ययन कराता है हेमेटोलॉजी। हीमोग्लोबिन से मिलकर बना होता है ना। हेमे है तो हीमोग्लोबिन हो जाएगा, याद कर लीजिए यहाँ। हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन करता है? ब्लड का निर्माण कौन करता है? हीमोग्लोबिन। तो हेमेलॉजी की कैटेगरी में आता है ये, हेमेलॉजी
लॉजी हो जाएगा। फिर श्वसन तंत्र का श्वसन तंत्र शरीर को क्या प्रदान करता है बच्चों? श्वसन तंत्र शरीर को क्या प्रदान करता है? भोजन, ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन, पानी या हार्मोन? तो ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन। ठीक है ना। 50 क्वेश्चन हो गए। आप लोग इसका और करना, यहाँ पे आपको आंसर की भी दे दिया गया है ना। इसका पीडीएफ हम दे देंगे, आप लोगों को पहुंच जाएगा आपके ग्रुप में। तो इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, है ना। जितने भी क्वेश्चंस हैं 50 के 50 क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में जो भी कॉपी लिख रहे हैं वहां पे आप नोट करते रहिएगा। ठीक है ना। अगली कक्षा में जब हम लोग पढ़ेंगे, आपका टेस्ट होगा पहले, कभी भी हो सकता है, जैसे सरप्राइज टेस्ट की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, तो आप पढ़ते रहोगे, नहीं तो सिर्फ एक ही दिन पढ़ोगे उसके बाद भूल भाल जाओगे। तो अगला आपका लसिका का अगला जो टेस्ट होगा आपकी परिसंचरण तंत्र या लसिका का हो सकता है, लिम्फेटिक का। एक का बताएं, परिसंचरण तंत्र का। ठीक है ना। हाँ? नहीं, लसिका का नहीं, परिसंचरण तंत्र का होगा। जब कभी भी हो सकता है आपका परिसंचरण तंत्र का, उसमें भी 25 या 30 या 40 का 40 क्वेश्चन रहेंगे, आपको याद कर दीजिएगा, उसको पढ़ते रहिएगा, आपके सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा। ये सब जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने पढ़े हैं, है ना। तो उसका भी हम लोग मॉक टेस्ट बना देंगे, उसको आप लोग देखते रहिएगा, है ना। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।